हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ओके सो जैसे मैंने बोला था कि मैं आज आऊँगा फेसबुक लाइव पे, और जिस किसी के भी कोई भी सवाल हो उसके जवाब दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं एएमए सेशन। तो आई नो बहुत लोग अभी घर पे है। बहुत सारे वेबिनार्स उन्होंने अटेंड किए हैं। बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अ, हमारे पास अभी ज़्यादा लोग ऑनलाइन दिख नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं शुरू करता हूँ ताकि जब वो लोग आए तो वो लोग सब देख लेंगे, सुन लेंगे। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉकडाउन की। लॉकडाउन 3.0 आज शुरू हुआ है। हम सबको पता है कि 22 मार्च से हम लोग लॉकडाउन में है। पहले जनता कर्फ्यू था, उसके बाद लॉकडाउन 1.0 हुआ। 3 मई को लोगों को लगा था कि जो सेकेंड लॉकडाउन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके पहले ही थर्ड लॉकडाउन शुरू हो गया है और ये 17 मई तक चलेगा। तो इंडिया ने काफ़ी अच्छे तरह से कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग टैकल कर रहे हैं, क्योंकि जितना अपना पॉपुलेशन है उस हिसाब से हमारा न्यूयॉर्क जैसा हालत कभी भी हो सकता था। लेकिन जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ और जो लोगों ने खुद होकर उसमें पार्टिसिपेट किया, लोगों ने खुद जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाकर बाहर जाना है, और जो बेसिक हाइजीन की जो आदतें हैं वो सब फॉलो की, और उसके वजह से इंडिया इज़ डूइंग मच 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 बेटर देन मैनी कंट्रीज़ विच आर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इसलिए सबसे पहले हम सबको ये समझना है कि हम लोग अगर सोचे, हम लोग अगर ठान ले तो देर इज़ नथिंग विच वी कांट डू। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग। एंड ये जो लॉकडाउन है उसके दौरान जो हमारा जो प्रायोरिटी है वो लोगों का जो हेल्थ है, लोगों की जो जान है वो रही है। और उसी के वजह से जो इकोनॉमी का जो ब्लंडर है, जो इकोनॉमी का जो प्रॉब्लम होने वाला है, उसकी तरफ हम लोग बहुत ही अ, बहुत ही सीधे सीधे हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग उसको जाने दे रहे हैं। क्योंकि जान है तो जहान है, ये हमारा मोटो रहा है पहले से। जब हम लोग का जो एस्टिमेटेड जो इकोनॉमी का जो फॉल है वो जब लोगों के सामने आया तो सबका एक ही राय बन गया कि जान भी रहना चाहिए और जहान भी रहना चाहिए। इसलिए अब आप देखोगे कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उससे रिलेटेड जो भी शॉप्स है, जो भी सर्विसेज है, वो शुरू कर दी गई है। टैक्सेस के लिए आज लिकर शॉप शुरू हुए हैं। आपने देखा रहेगा कि सुबह से वही बहस छिड़ गई है कि ये ज़रूरी था क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग अब लिकर शॉप के सामने बड़ी बड़ी कतारें लगा कर बैठे हैं। तो खैर ये एक ही दिन की बात है। धीरे धीरे जो लोग हैं उनका जो क्यू है वो कम होते जाएगा, क्योंकि ये अब बहुत टाइम के बाद शुरू हुआ है, इसलिए शायद आज का ये जो रश था वो था। नेवरदलेस पॉइंट ये है कि अब सरकार का फोकस ये है कि कुछ भी करके जो इकोनॉमिकल डैमेज होने वाला है वो कैसे कम कर सके। एस्टीमेट है कि एक क्वार्टर में $15 बिलियन का झटका इंडिया को लगेगा, उतना हमारा लॉस होने वाला है। बहुत लोगों ने अपना जीडीपी 2.5 तक, 1.5 तक भी प्रेडिक्ट किया है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि अगर ये कोरोना का जो संकट है वो पूरा 1 साल या उससे भी ज़्यादा चलता है तो हमारा जो जीडीपी है वो निगेटिव में भी जाएगा। सो वही रीज़न है कि इंडिया ने अभी इकोनॉमिकल स्टेप्स उठाने शुरू किए हैं। एक पहला राहत पैकेज सरकार ने दिया था जो गरीब लोगों के लिए था,
दूसरा राहत पैकेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, एसएमईज़ के लिए आना एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो 75% जो इकोनॉमी है वो एसएमई चलाते हैं, छोटे बिजनेसेस चलाते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टिमुलस पैकेज जल्द ही आएगा, ऐसा मार्केट में चर्चा है। दोस्तों, जो मार्च मंथ है उसमें हमने देखा निफ्टी 2 बार लोअर सर्किट लगा चुका था और 7,511 तक जाकर आया। लेकिन जब अप्रैल महीना शुरू हुआ तो हमने देखा कि जो कोविड-19 है उसको हमने पहले ही डाइजेस्ट कर लिया। हमने ये देख लिया कि इंडिया में जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में है, और डोमेस्टिक जो हमारा जो सरकार का जो काम है उसके चलते हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि शायद मार्केट ने बॉटम बना लिया है, और उसी वजह से अप्रैल मंथ मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा था। अप्रैल महीने में 15% का रिटर्न दिया है निफ्टी ने। तो इसलिए जब 7,511 पे जो लोग एंट्री कर चुके थे उन्होंने अप्रैल मंथ में अच्छा खासा कमा लिया, और लास्ट डे जो सीरीज़ का आखिरी दिन होता है उस दिन जब निफ्टी 9,850 से भी ऊपर चला गया था तो बहुत लोगों ने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि सबको ये पता है कि जो चाइना और यूएसए का जो ट्रेड वॉर है वो अभी भारी पड़ सकता है। पहले तो जो ट्रम्प है वो बचते रहा कि ओके ठीक है घेऊन जा। तो पहले जो ट्रम्प है वो बचते रहे कि चाइना पे डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, इसलिए उन्होंने खुले खुले से कुछ कहा नहीं। लेकिन अभी जो उनका एम्बेसडर है यूएस का, उसने सीधे सीधे बोल दिया है कि चाइना का जो लैब है उसमें से ही ये मैनमेड कोरोना वायरस बाहर निकला है, और जिसके वजह से दुनिया भर के लोग मर रहे हैं। और ये एक रीज़न है जिसके वजह से यूएस ने डिसाइड किया है कि चाइना से जो इंपोर्ट होता है वो बहुत सारे माल पे जो टैरिफ है वो बढ़ाया जाएगा। बहुत सारा इंपोर्ट को वो लोग रोक भी सकते हैं। तो ये जो ट्रेड वॉर है जो शुरू होने वाला है चाइना और यूएस के बीच में, उसके वजह से फ्राइडे से ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी ज़ोर से गिर रहे हैं। फ्राइडे महाराष्ट्र डे के वजह से, लेबर डे की वजह से इंडियन मार्केट्स बंद थे, इसलिए उसका इफ़ेक्ट हमें आज दिखाई दिया। आज आप अगर देखोगे तो निफ्टी 566 पॉइंट कुछ डाउन था, और जो सेंसेक्स है वो पूरा 2002 पॉइंट्स नीचे था। तो 9,300 का जो लेवल है उस पर निफ्टी आकर रुका है। तो ये अच्छा खासा फॉल हम लोग मानेंगे। उसके अलावा जो बैंक निफ्टी है वो भी 800 पॉइंट से करेक्ट हुआ है। जो कुछ स्टॉक्स है जो मैं लास्ट मंथ में जिसमें अच्छा खासा मैं और मेरे फॉलोअर जो जिसमें कमा रहे थे, जैसे इंडसइंड बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे जो निजी सेक्टर के जो बैंक है वो आज सारे के सारे एक ही दिन में 8-8, 10-10% तक करेक्ट हो चुके हैं, जो कि हमको फिर से एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, जिसमें फिर से एंट्री मारने की चेष्टा हम लोग कर सकते हैं अगर और 1-2 सेशन में ये थोड़ा और नीचे जाए। तो कहने की बात यह है कि जो मार्च का जो महीना था उसमें जो फॉल हुआ मार्केट में, उसके बाद अप्रैल में एक अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ, एक अच्छा बाउंस बैक मिला है 15% का, और मार्केट अब ओवरबॉट हो चुके हैं, क्योंकि जो मैं समझता हूँ कि ये जो फेयर वैल्यूएशन है कोविड-19 का वो निफ्टी का 8,500 है। तो 8,500 के हम लोग ज़्यादा जितने ऊपर जाएंगे वो हमारे लिए उतना ओवर वैल्यूएशन रहेगा, और जितना नीचे जाएंगे उतना वो अंडर वैल्यूएशन रहेगा। तो मोस्टली 8,000 से 8,500 तक अभी का ये जो फॉल है वो आना चाहिए। एक दिन में नहीं आएगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, ऐसे करते करते इवेंचुअली ये 8,200 8,500 के बीच में ये रुकेगा, ऐसे मेरा अंदेशा है। जो टेक्निकल एनालिसिस है वो यही बताती है कि जो 9,000 के आसपास जो 8980 का जो लेवल है
वहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। वहाँ से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बाउंस बैक करेगा, 9,500 तक फिर से एक बार जाएगा। लेकिन जो मेन डायरेक्शन है वो अभी भी नीचे की तरफ है। अप्रैल मंथ में एफआईआईज हो या डीआईआईज हो, दोनों ने अच्छी खरीदी की है। नॉर्मली जो अप्रैल महीना होता है वो फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना होता है, तो बहुत सारे फंड्स होते हैं वो मार्केट में खरीदी करने के लिए वैसे भी आते हैं। इस साल फाइनेंशियल ईयर थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ है, बट स्टिल जैसा फंड्स का जो आदत होता है कि वो लोग लेवल्स पे ध्यान नहीं देते, वो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि उनका जो स्टॉक्स है, जो उनका सिलेक्टेड पिक्स है, वो उनको कौन से वैल्यूएशन पे मिल रहा है। क्योंकि उनके लिए प्राइस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनके लिए वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही वो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाता है वो लोग उसमें एंट्री कर लेते हैं। फिर उस भले ही उसके बाद और वो स्टॉक नीचे गिरे या और वो स्टॉक ऊपर भी चले, तो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास पैसा कम होता है, तो उनके लिए एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमेशा हम लोग ये देखते हैं कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट टेक्निकल लेवल्स होते हैं, जैसे 50 डीएम में, 200 डीएम में, 100 डीएम में, तो ये सारे हम लोग हमेशा देखते हैं। हम लोग कैंडल्स के ऊपर हम लोग बहुत हमारा ध्यान होता है, ताकि हम कभी भी गलत जगह पे एंट्री ना करें, गलत जगह पे एग्ज़िट ना मारे। तो निफ्टी का जो मूवमेंट है वो ही मैं हमेशा ट्रैक करता हूँ, मैं सेंसेक्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और दूसरा जो है वो बैंक निफ्टी देखना इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि कोई भी जब इकोनॉमिक साइकिल में चेंजेस आता है तो सबसे पहला जो सेक्टर है जो मूव करता है वो रेट सेंसिटिव सेक्टर होते हैं, जैसे बैंक हो गया, एनबीएफसीज हो गया। तो इसलिए उसके ऊपर ध्यान रखना लाजमी है। और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि ये जो वक्त है वो पोर्टफोलियो बनाने का वक्त है। तो पोर्टफोलियो में हम लोग को हमेशा 30% से ज़्यादा ये जो बैंकिंग सेक्टर है और ये जो फाइनेंस के स्टॉक्स है उनको ख़रीदना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हमेशा मेरा ध्यान उन पर ज़्यादा होता है। उसके बाद अब दूसरा जो सेक्टर इम्पोर्टेंट होता है पोर्टफोलियो में वो ऑटो सेक्टर होता है। लेकिन ये जो सेक्टर है, ये जो इमरजेंसी है या ये जो वीकनेस है मार्केट में, वो फाइनेंशियल वीकनेस नहीं है, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड वीकनेस है, हेल्थ इमरजेंसी है। उसकी वजह से अभी प्रॉब्लम ये हुआ है कि जो लॉकडाउन चल रहा है, जो लोगों का बाहर जाना बंद है, तो कार कोई ख़रीद नहीं रहा है। आप अगर ऑटो नंबर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मारुति जैसे बड़े कंपनी का भी ज़ीरो कार बिका है। ज़ीरो मतलब एक भी कार वो इस वक्त बेच नहीं पाए हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो 5,000 के भी नीचे आज आ गया मारुति। टाटा मोटर्स थोड़ा चला था, 90 तक पहुंचा था, 63 का लो लगा के। उसके पीछे एक ही रीज़न था कि उसका जो एब्रॉड का जो बिज़नेस है, जो यूनिट्स है, वो शुरू हुआ था। इंडिया में टाटा मोटर्स का भी एक भी व्हीकल सेल नहीं हुआ है। लोगों को ऐसा लगा था कि एस्कॉर्ट है या फिर जो फोर्ड मोटर्स है या ऐसे कोई भी फोर्स मोटर्स है, ऐसे जो स्टॉक्स है जो ट्रैक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्हीकल्स बनाते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे, उसमें कुछ बाइंग आएगी, उनका भी कुछ। लेकिन जो ऑटो नंबर है वो ख़ास नहीं है। मोस्टली आइशर मोटर जैसा भी ज़ीरो पे चल रहा है। तो कहने की बात यह है कि ऑटो सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बुरा कंडीशन है, और उसी के वजह से ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी चीप लेवल पे, चीप वैल्यूएशन पे हमको मिल रहे हैं। और ये जो सेक्टर है वो अभी एक्यूमुलेट करने का सेक्टर है, क्योंकि जब हम लोग लॉन्ग टर्म का जब पोर्टफोलियो बनाते हैं उसमें ये जो सेक्टर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे मैंने पहले भी बोला है कि ये सेक्टर आप जब देखते हो तो आपको पी रेशो नहीं देखना चाहिए, आपको PEG रेशो देखना चाहिए, प्राइस पर अर्निंग पर ग्रोथ रेशो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो। उसका पीछे सिंपल सा रीज़न है कि जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये सेक्टर है वो ग्रो होते रहेगा। क्योंकि जैसे ही लोग मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास जाएंगे या अपर मिडिल क्लास वाले रिच कैटेगरी में जाएंगे, तो हमेशा उनका लाइफस्टाइल के हिसाब से वो लोग अपना कार को अपग्रेड करते रहेंगे।
जैसे ही घर में पहले एक कार रहेगी, दूसरा जो कैंडिडेट है या जो दूसरा घर का मेंबर है वो जब अच्छा नौकरी पे लग जाएगा वो दूसरी कार खरीद लेगा। तो इस तरीके से ये जो सेक्टर है वो हमेशा ग्रोइंग सेक्टर है होता है, और इसी वजह से हम लोग इसका पीईजी हमेशा देखते हैं। इसलिए मैंने हमेशा बोला है कि मारुति जैसा स्टॉक 10,000 पे जब था तभी भी मुझको वो चीप लगता था, जो 7,000 पे था तभी भी चीप था, अभी तो वो 5,000 के नीचे चला है तो अभी भी ये चीप है। तो जब हम लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ऑटो सेक्टर पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये दूसरा चीज़ है। तीसरा जो सेक्टर जो मेरा दिमाग में है पहले से वो एफएमसीजी है। जब मार्च में बाकी कंपनियां गिर रही थी, बहुत ही सेक्टर मसाकरे चल रहा था, बहुत ही महम टाइप सिचुएशन था, उस वक्त एक सेक्टर है जो अच्छा चल रहा था वो है एफएमसीजी। आपने देखा होगा कि एचयूएल रोज़ अपर सर्किट लगा रहा था, रोज़ वो नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा था। 52 वीक हाई उसका 2200 के ऊपर चला गया है। तो उसका मतलब ये था कि जो सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनियां हैं, जो फिनाइल वाली कंपनियां हैं, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, और जो इसेंशियल सर्विसेज है जैसा टूथपेस्ट है या जो बाकी के जो हमें शेविंग क्रीम है, ये सारी चीज़ें जो एफएमसीजी की जो कंपनीज बनाती है उसमें अच्छा ग्रोथ था। तो डाबर हो गया, मैरिको हो गया, ये सारी कुछ कंपनीज़ है जो मुझे हमेशा अच्छी लगती आई है। कोलगेट मेरा फेवरेट रहा है, लेकिन आईटीसी से मैंने हमेशा दूर रहने के लिए कहा है, क्योंकि आईटीसी का बहुत बड़ा बिजनेस सिगरेट का है, और सिगरेट से रिलेटेड जो एक निगेटिव डिमांड होता है, जो जिसको हम लोग लैटेंट डिमांड भी कहते हैं, तो वो जो डिमांड है उसके वजह से थोड़ा सा उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा होता है, और टैक्सेस के कारण आईटीसी को मैं हमेशा इग्नोर करते आया हूँ। भले ही उसमें एफएमसीजी का भी पार्ट है, भले ही उसमें होटल का भी बिजनेस है, फिर भी आईटीसी बहुत स्लो चलने वाला कंपनी है। इसलिए एचयूएल ये बेस्ट स्टॉक है अगर आपको एफएमसीजी में कुछ खरीदना है। और एचयूएल का जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही मतलब एक टेपिड ग्रोथ उसने दिखाया है। 8% से डाउन उसका जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो कुछ 8% 5% ऐसा है कुछ, मैंने देखा कल ही कि थोड़ा डाउन है। उसकी वजह से मार्केट में आप देखोगे तो उसमें बिकवाली थी, आज कुछ 4% वो नीचे था। तो 9,075 के आसपास स्टॉक आ चुका है, जो कि मैं समझता हूँ अच्छा है अगर आप लॉन्ग टर्म उसको होराइजन के हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। एक साल का उसका टारगेट 9,300 का दिया है, जो कि महज 200-300 पॉइंट ही ऊपर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सेक्टर है जिस पे आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बाकी के स्टॉक इतने ज़्यादा जब गिर रहे हैं तब आपको ऐसा कोई स्टॉक खरीदना ज़रूरी है जो आपको कम से कम 10% 12% CAGR आपको रिटर्न दे दे। एफएमसीजी सेक्टर के बाद हम लोग बात करेंगे आईटी सेक्टर की। आईटी सेक्टर में भी प्रॉब्लम यह है कि जो अलग अलग न्यूज़ आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। H1B1 वीज़ा का भी जो बीच में न्यूज़ उठा था कि जो 60 डेज़ मिलता है अगर कोई वहाँ पे जॉब से निकल जाए तो, या किसी का ले ऑफ हो गया, तो उस 60 डेज़ में इंडियन कैंडिडेट को वहाँ पे दूसरा जॉब ढूंढना पड़ता है, और अगर वो नहीं मिला तो उनको वहाँ से वापस भेज देते हैं। तो वो जो रूल है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और 60 डेज तक उनको वहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, उसके पहले ही उनको भेज देंगे। ऐसा एक रूमर फैला था, ट्रंप ने उसको बाद में आके बताया कि ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडियंस ही है जो वहाँ का आईटी सेक्टर है उसको चला रहे हैं। तो जो भी रीज़न है, ये सारी न्यूज़ की वजह से आपने देखा रहेगा कि इन्फोसिस, टीसीएस जैसा कंपनीज बीच में काफ़ी करेक्ट हो चुके थे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इन्फोसिस ऐसे लेवल पे आ गया जिसमें अच्छी खासी बाइंग शुरू हो गई। इन्फोसिस जब भी 630 640 रेंज में आता है तो हर कोई उसको बाय करने के लिए जाता है, लेकिन मैं हमेशा टीसीएस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। टीसीएस इज़ द बेस्ट स्टॉक अगर आपको आईटी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है।
इन्फोसिस पहले अच्छा था 1998 से, अगर आप 2019 तक इन्फोसिस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 38% उसने CAGR कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रिटर्न उसने दिया है। तो 38 मतलब हम लोग अगर 10% 12% भी कोई स्टॉक अगर रिटर्न देता है CAGR, हम लोग उसको अच्छा स्टॉक मानते हैं। तो इन्फोसिस ने तो 38% दिया है, लेकिन वो दौर अलग था, नारायण मूर्ति थे वहाँ पे, ग्रोइंग कंपनी था, इनिशियल स्टेज था। और Y2K में जब आपने देखा रहेगा, जब IT का बबल आया था उस टाइम पे अराउंड 74% गिरा था इन्फोसिस। उसके बावजूद 15-20 साल में इतना अच्छा रिटर्न इन्फोसिस ने दिया है। तो मैं समझता हूँ जब कोई कंपनी इतनी ग्रोथ कर चुकी है और उसमें ज़्यादा इनोवेशंस नहीं है या ज़्यादा उसमें और कुछ कर नहीं पाते, तो अगर वो उतना ही उनका ग्रोथ रेट अगर वो लोग रख पाए तो भी बड़ी बात है। इसलिए मेरे ख्याल से TCS एक अच्छा पिक बनता है। विप्रो और HCL टेक्नोलॉजी, NIIT टेक्नोलॉजी, ये जो सेकेंड लाइन के जो IT सेक्टर के स्टॉक्स है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी वोलाटाइल है। तो सिर्फ ट्रेडिंग बेट्स में उसको मानूंगा, इन्वेस्टमेंट के लिए वो अच्छे स्टॉक्स नहीं है। और उसके अलावा जो और एक सेक्टर जो इम्पोर्टेंट रहा ये 2-3 महीने में, वो था फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में काफ़ी अच्छा एक रैली हुआ, क्योंकि ये जो सेक्टर है वो 3-4 साल तक काफ़ी अंडर वैल्यूड था, कोई उसमें बाइंग कर नहीं रहा था, क्योंकि US FDA इतना स्ट्रिक्ट हो गया था कि कोई भी नई दवाएं जब आती थी उसको परमिशन मिलता था, लेकिन कुछ ही टाइम में US FDA नोटिस भेज देता था, फिर वो प्लांट का ऊपर फिर से कुछ एक्शन लिया जाता था और जो दवाइयाँ है वो कॉल बैक कराई जाती थी। ऐसे बहुत सारे केसेस होने लग गए थे। इप्का लैब का हुआ था, डॉक्टर रेड्डी का हुआ था। बड़े बड़े कंपनी ने भी US FDA की गाज को सहा है। लेकिन अब जो कंडीशन था वो बहुत ही अलग था। एक हेल्थ इमरजेंसी की वजह से सारे के सारे फार्मा स्टॉक अच्छे चल रहे थे। बहुत लोगों का ये मानना है कि जो चाइना जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसका जो APIs बनता है, इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनता है, वो इंडिया में बनता है। और वही रीज़न था कि जो HCQ हो गया या जो बाकी के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं वो बनाने के लिए काम इंडिया के पास आ गया। आपने देखा रहेगा कि रेमडेसिविर नाम का एक अभी जो अच्छा खासा इफ़ेक्ट करने वाला एक एंटी वायरस वैक्सीन है, वो इंडिया में पुणे में डेवलप हो रहा है सेरम कंपनी के साथ। तो जो रेमडेसिविर है उसका जो सक्सेस रेशो है वो 65% तक है। और ये इबोला के लिए बनाया गया था, इबोला के लिए वो यूज़ होता था। तो वही अभी लाखों क्वांटिटीज़ उसके बन रहे हैं, भले ही फिर वो सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है वो होते रहेगा। HCQ का प्रॉब्लम ये था कि जैसे ही HCQ की न्यूज़ आई थी, पाकिस्तान ने HCQ मंगाया था, अमेरिका ने मंगाया था। अमेरिका ने ट्रम्प ने तो सीधे धमकी दे दी थी कि वो रिटेलिएट करेंगे अगर उनको इंडिया ने दवाई नहीं दी। और दूसरे ही दिन तक जो उसके ऊपर हमने रोक लगाई थी एक्सपोर्ट की, वो हमने फिर से पीछे ले ली और US को और बाकी कुछ कंट्रीज़ को हमने वो दवाइयाँ भेज दी। उसका एक रीज़न ये था, उसके जो कंपनी वो ये बना सकते थे उस कंपनी में अच्छा रैली आया, लेकिन बाद में ये चीज़ हुई है कि US FDA ने फिर से बोला है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है उस दवाई के, जिसके कारण एक वार्निंग जारी की गई। और उसके बाद HCQ का भी जो कंपनीज़ है जो बनाती थी उसमें भी एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया। तो वही रीज़न है कि इप्का लैब हो या बाकी की जो फार्मा कंपनी हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट मंथ में, वो अभी फिर से नीचे के लेवल पे है। डॉक्टर रेड्डीज़ रेमडेसिविर की वजह से अच्छी चल रही थी। और लुपिन जो है वो मेरा काफ़ी टाइम से फेवरेट स्टॉक रहा है, तो लुपिन पे मेरा हमेशा ध्यान रहता है। और उसके अलावा
टोरेंट फार्मा हो गया, और बाकी की जो कंपनीज़ है वो भी कभी कभी ट्रेडिंग लिस्ट में मेरी रहती है, वॉच लिस्ट में रहती है। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड की जो कंपनीज़ है वो डॉक्टर रेड्डी है, और थोड़ी वो महंगी है, इसलिए फ़िलहाल तो मैं उसको उससे दूर रहने के लिए कहूँगा। बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर उसको मिलता है डॉक्टर रेड्डी को, तो आप देखोगे कि ये 4200 तक भी चली जाएगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2000 का वो स्टॉक था, आज 3200 के आसपास है, तो 4200 जाने उसको टाइम नहीं लगेगा। तो ये कुछ आईटी सेक्टर के बारे में, फार्मा सेक्टर के बारे में था। उसके बाद हम लोग थोड़ा मेटल सेक्टर पे बात करते हैं। लॉकडाउन जब खुलने का नौबत आया था, तब सबसे पहला ये था कि कौन से सेक्टर्स को शुरू किया जाए, क्योंकि जो गरीब है, जो लोग डेली वेज कमाते हैं, उनके लिए रोज़गार शुरू करना इम्पोर्टेंट था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो सब काम शुरू करना चाहिए, और सिर्फ ये एक रीज़न है जिसके वजह से मेटल सेक्टर स्टॉक्स अभी थोड़ा बहुत चलने शुरू हुए हैं। दूसरा रीज़न ये भी है कि चाइना के पास से जो डंपिंग होता था मेटल्स का इंडिया में, वो अभी फ़िलहाल रुका हुआ है, और उसके वजह से आप देखोगे कि इंडियन जो कंपनीज़ है उसका थोड़ा बहुत अभी यहाँ पे डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा। और वही रीज़न है कि मेटल सेक्टर थोड़ा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की सेक्टर है, क्योंकि इतना जल्दी इसमें ग्रोथ आने वाला नहीं है, और ये सबसे डेट वाला सेक्टर है, जिसके हर कंपनी पे यहाँ बड़े 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 लोन्स है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि ये सेक्टर से थोड़ा आपको दूर ही रहना है। अगर इन्वेस्ट भी आप करने का सोचते हो तो लॉन्ग टर्म होराइज़न होराइज़न के हिसाब से आप सोच रहे हो तो ही आप कीजिए, और अवॉइड कीजिए स्टील का कंपनीज, अवॉइड कीजिए। सिर्फ करना है तो एल्यूमिनियम का कोई कंपनी है, मॉइल हो गया, हिंडाल्को हो गया, ऐसा कुछ कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि स्टील के लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे तो चाइना से अगर फिर से इंपोर्ट शुरू हुआ तो स्टील कंपनीज फिर से काफ़ी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अलावा ऑयल एंड सेक्टर की बात करते हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर की। रिलायंस सबसे ज़बरदस्त चला है। मैं 1325 पे जब रिलायंस था तब मैंने उसमें बाय कॉल दिया था, और 1485 तक ये स्टॉक चला है। काफ़ी उसमें मेरे फॉलोअर्स ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। मैंने थोड़ा जल्दी एग्ज़िट मार दिया, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टिंग के लिए फ़िलहाल पैसा नहीं है, मैं सिर्फ पोजिशनल ट्रेड्स ले रहा हूँ, और वही रीज़न है। रिलायंस का जो न्यूज़ था वो ये था कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म में कुछ 7 से 9% का कुछ इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। ये क्या है बेसिकली, तो ये जियो प्लेटफॉर्म ये है वो जो ई कॉमर्स कंपनीज़ है, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा करने वाली है। जो छोटे छोटे किराना स्टोर्स है, जो लॉकडाउन के समय सबसे ज़्यादा हमारे काम आए थे, जिन्होंने कोई भी एक्सक्यूज़ेस दिए बिना हमको सर्व किया है, जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज़ है उनको पूरा किया है। तो ऐसे किराना स्टोर्स का लिए ये प्लेटफॉर्म एक शुरू कर रहा है जियो, और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो ऐप के थ्रू किराना वाले से भी हम अब हमारा सामान मंगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जियो के आने के बाद एक टेलीकॉम सेक्टर में डिस्ट्रप्शन हुआ था, उसी तरह से एक डिस्ट्रप्शन अब ये जियो प्लेटफॉर्म की वजह से आने वाला है रिटेल सेक्टर में और ई कॉमर्स सेक्टर में। तो इसीलिए जब भी रिलायंस करेक्ट हो जाए हमको उसको बाय करना चाहिए। मुझे याद है कि कम से कम 1 साल तक, 1 या 1.5 साल तक रिलायंस 800 रुपये पे फंसा था, और वो टाइम पे जियो का एजीएम में उन्होंने जियो के बारे में अनाउंस किया था। मैंने उसी टाइम पे बोल दिया कि भाई ये ख़रीद लो अभी, क्योंकि ये बहुत चलेगा। और उसके बाद रिलायंस 1600 रुपये तक जाके आया था। उसके बाद जब 1200 के आसपास ये था, तभी भी मैंने बोला था कि इसको आप ख़रीदो, क्योंकि जो जियो के जो कस्टमर्स है वो अभी रिकॉर्ड लेवल पे उनके कस्टमर्स बन चुके हैं। तो अभी जियो जो फ्री के जितने स्कीम्स थे वो ख़त्म करके
एक्चुअल में पैसा कमाना शुरू हो जाएगा। और वो हुआ। और ये जो अभी का जो तीसरा जो दौर है जियो प्लेटफॉर्म का, वो तो एक ऐसा डिस्ट्रप्शन लाएगा कि 31 मार्च टू 2020 तक जो रिलायंस कंपनी है वो पूरा का पूरा डेट फ्री बनने वाला है। देयर वॉन्ट बी एनी डेप्ट ऑन रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अगर सीन है तो आप समझ सकते हो कि रिलायंस है ये आगे भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। ये एक इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है। तो रिलायंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिलायंस का एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, रिलायंस का बहुत सारा अलग अलग बिजनेसेस है। तो ये एक पूरा कॉन्ग्लोमरेट है। लेकिन जो जियो है वो जियो और जियो का प्लेटफॉर्म है वो आपको अच्छा पैसा बना के देगा। अगर आपने देखा होगा कि रिलायंस का जो पेट्रोलियम का जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा सबड्यूड आया, क्योंकि आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड में ग्लोबली पेट्रोलियम का आज क्या कंडीशन है। क्रूड ऑयल में तो निगेटिव तक फ्यूचर उसके चले गए थे। मतलब अगर आप क्रूड के अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हो तो आपको अलग खुद को पैसा मिलेगा $34 पर बैरल के हिसाब से। इस तरीके से क्रूड में एक बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी है, क्योंकि उसका कंजम्पशन ही नहीं है। जो क्रूड हमारे लिए काफ़ी एक फिस्कल डेफिसिट का बहुत बड़ा रीज़न था। हमारा बहुत सारा पैसा क्रूड में चला जाता था, उस क्रूड का हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। और उसकी वजह से आप देखोगे तो थोड़ा बहुत फ़ायदा इंडिया को भी हो रहा है। इंडिया का जो पैसा है, जो करेंसी है, वो बच रहा है। आज का डेट में डॉलर भी आप देखोगे तो वो 76 के आसपास कब से घूम रहा है। उसका पीछे रीज़न यही है कि जो ग्लोबली चल रहा है उसमें अभी भी इंडिया थोड़ा सा एक बेटर पोजीशन पे है। हम लोग ना तो चाइना यूएसए के ट्रेड में हम लोग कहीं पे फंस रहे हैं, हम लोग उल्टा ये सोच रहे हैं कि कैसे चाइना के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसके एज अ ऑप्शन हम लोग उभर आए। क्योंकि अगर एज अ डेवलपिंग कंट्रीज हम लोग के पास वो बिजनेसेस आ जाते हैं जो पहले चाइना के पास थे, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ से बहुत अच्छा करेंगे। और जैसे आपने देखा जापान ने भी बहुत सारा पैसा डाला है और उनके जो कंपनीज है चाइना में उनको वापस बुला लिया है। तो बहुत सारे चाइना में अभी जो डेवलपमेंट होने वाले हैं वो काफ़ी अलग अलग होने वाले हैं। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। क्योंकि चाइना का जो पहले से कोशिश रहा है कि उसको सबसे ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनना है, और इकोनॉमिकली उसी के कारण वो एक बहुत बड़ा सेकेंड नंबर का एक नेशन बन चुका है। तो उसको फर्स्ट नंबर पे आने के लिए जो करना है वो फ़िलहाल वो कर ही रहा है। लेकिन एक मार्केट जो था चाइना का वो एज अ मार्केट थोड़ा भी पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस का जो ये आउटब्रेक हुआ है वो चाइना से शुरू हुआ है और पूरा जो वर्ल्ड है वो चाइना को दोषी इंडिया उठा सकता है। ठीक है, तो फिर से मैं अलग अलग सेक्टर पे बात कर रहा था। उसके बाद मैं एक लास्ट सेक्टर पे बात करूंगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। आपने देखा होगा कि जो सर्विसेज है, जो बाकी के जो चीज़ें हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, सारा जब बंद था वो टाइम पे एक ही सेक्टर है जो चल रहा था, वो एग्रीकल्चर है। उसका ऑब्वियस रीज़न ये है कि जो फार्मर्स है वो हमारे लिए अन्नदाता है, वो हमको हमारे लिए वहाँ पे जो फसल है वो उगाते हैं, उसी की वजह से हम लोग जी रहे हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स है, जो पम्प्स के स्टॉक्स है, जो बाकी के भी जो इरिगेशन के स्टॉक्स है, वो सारे स्टॉक्स है जो ये पिछले 2 महीने में काफ़ी चले। अब बात ये है कि थोड़ा लेकिन उसमें स्टॉक सिलेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ हुई है, क्योंकि जितने भी उसमें स्टॉक्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो थोड़े साइक्लिक नेचर के होते हैं और इसीलिए उसमें ट्रेडिंग करना ही ज़्यादा इजी पड़ता है। हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है। फिर भी मैं समझता हूँ कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर है
उस सेक्टर को हमको अभी फिर से ध्यान उसको रडार पे रखना है, क्योंकि ये जो कोरोना का जो चल रहा है, जो भी जिसको हम लोग मेस कहेंगे, वो मेस इतने जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो गाइज आई थिंक मैंने बहुत सारे सेक्टर्स पे मेरा व्यू दिया है कि कोरोना का जो आउटब्रेक है या कोरोना का जो अभी प्रोग्रेस चल रहा है, प्रोसेस जो जितना भी केसेस चल रहा है, उस दौरान एज अ इन्वेस्टर हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए के लिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। जब जब मार्केट 35% तक गिरा है, उसके बाद नेक्स्ट 10 साल तक उसने 8%, 10%, 12%, 15% तक के रिटर्न दिए हैं क्यूमुलेटिव लेवल पे, CAGR पे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉल था मार्केट में, वो फॉल एक नए इन्वेस्टर के लिए काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि जो 12,500 पे जो महंगा मार्केट था, उस टाइम पे जो वैल्यूएशंस थे वो काफ़ी हाई थे। आज के डेट में जो वैल्यूएशन है वो 3-4 साल पहले के जो वैल्यूएशन है उतने लेवल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। और अगर आपने मार्च में देखा रहेगा तो वो लेवल्स तो इतने लुक्रेटिव थे कि वो 2008-2009 टाइप के लेवल थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि निफ्टी 6,100 तक फिर से जाएगा। मेरा इतना नीचे का टारगेट तो मेरा है नहीं, लेकिन 8,000 तक तो निफ्टी ज़रूर जाएगा, ये मैं भी कहता हूँ। तो उस टाइम पे 8,000 से 8,500 से भी अगर आप बाइंग करना शुरू कर दे तो एक अच्छा खासा आपको पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलेगा। सिंपल सा चीज़ ये है कि एसेट एलोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग ये समझते हैं कि सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पैसा बनेगा, फाइनेंशियल गोल कंप्लीट होंगे। तो आपने देखा रहेगा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने उसके 6 फंड्स को अचानक से बंद कर दिया, बहुत लोगों का पैसा उसमें फंस गया। तो मैं ये नहीं कहता कि लॉन्ग टर्म में फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का ये जो क्रेडिट फंड्स है वो निगेटिव में ही क्लोज होगा, लेकिन जो रिस्क रहती है वो बहुत हाई रहती है। तो म्यूचुअल फंड में जो मल्टी कैप फंड्स है, इक्विटी फंड्स है, उसमें आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको सबसे पहला ये देखना है कि उसमें जो कंपनीज़ है, जो कंस्टिट्यूएंट्स है, वो क्या है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड हिस्टोरिकली अच्छा परफॉर्म कर चुका है तो आगे भी वो अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर ये सोच के आप इन्वेस्ट करते हो तो वो गलत है। आपको वो जो कंपनीज़ है वो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगी उसके ऊपर आपको आपका जो रिटर्न्स है वो मिलने वाला है। तो आपको वो फैक्टर भी आपको कंसिडर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ ये है कि म्यूचुअल फंड में जो डेट फंड्स है वो मोस्टली रिटायरमेंट के लिए वगैरह खरीदे जाते हैं। तो हाइब्रिड फंड हो या डेट फंड हो, वो आप जब चूज़ करते हो तो ये आपको देखना है कि वो 10 साल मिनिमम तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। अगर किसी को भी 3 साल या 5 साल के होराइजन से डेट फंड या हाइब्रिड फंड लेना है तो वो कृपया ना ले। उससे अच्छा तो आप ELSS में इन्वेस्ट कर दे या कोई इक्विटी फंड ले लो, वो बेटर है। क्योंकि डेट फंड का जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपको उसमें बहुत ही कम या फिर बहुत ही, हम लोग कम नहीं बोलेंगे, मॉडरेट 8 से 10% तक का उसका CAGR आपको रिटर्न मिलेगा। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि रिटायरमेंट के बाद हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती और उतना रिटर्न भी हमारे लिए काफ़ी होता है और वो कम रिस्की है, इसलिए वो रिटायरमेंट के लिए हम लोग फंड्स लेते हैं। तो कुछ बेसिक्स हैं, वो बेसिक्स पे अगर आप प्रॉपरली ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि म्यूचुअल फंड्स जो बहुत सारे लोग एग्ज़िट कर के भाग रहे हैं वो गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स फाइनेंशियल गोल से आपको उसको लिंक करना होता है और जब तक वो फाइनेंशियल गोल्स आपके पूरे नहीं होते तब तक आपको वो म्यूचुअल फंड्स रुकाना नहीं है। आपको अगर कॉर्पस बनाना है तो म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं, क्योंकि उसमें जो मार्केट में पैसा लगता है वो जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है जिनको काफ़ी अच्छा नॉलेज है, जिनके पास काफ़ी
टाइम है नॉलेज गेन करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए मार्केट को, ऐसे लोग, ऐसे प्रोफेशनल लोगों के पास आपका पैसा होता है। सो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो भी किस्सा हुआ, उसके बाद बहुत लोगों ने जो म्यूचुअल फंड से एग्ज़िट मार दिया है या जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनको ये समझना चाहिए कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है ना, आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप सोचोगे, एक साल में -2 रिटर्न दे दिया, दूसरे साल में -4 रिटर्न दे दिया, ये उसमें देखना नहीं होता है। उसको आप एक जो बिज़नेस साइकिल है उसको कंप्लीट होने को ही 6 साल लगते हैं। तो आपको कम से कम 10 साल के हिसाब से आप जब उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा उसमें पॉजिटिव ही रिटर्न आएगा। तो आपको इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट एक्यूमुलेट करना इम्पोर्टेंट है। और वो कब एक्यूमुलेट होगा, जब मार्केट नीचे होगा। जब मार्केट नीचे होगा आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स आप एक्यूमुलेट कर सकते हो सेम पैसे में, और तब जाके आपको उसका फ़ायदा जब मार्केट ऊपर आएगा तब होगा, राइट। सो म्यूचुअल फंड्स हो, इक्विटीज़ हो, या कोई भी एसेट क्लास हो, उसमें आप जब इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आपको ये क्लियर रहना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टिंग का होराइजन जो है वो कितना है। और अगर आपने वो एक बार फिक्स कर लिया ना, तो आप छोटे मोटे जो बीच में जो वेव्स आते रहेंगे उससे डर के आपको बाहर नहीं निकलना है। बिकॉज मार्केट में पैसा वही कमाता है जो इन्वेस्टेड रहता है। ओके गाइस, अगर आप ट्रेडर हो तो बात अलग है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, आप अपने फाइनेंशियल प्लान कंप्लीट करने के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और जो फाइनेंशियल गोल्स है उसके बारे में मैंने काफ़ी पहले भी वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हो। म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हो। तो अभी ये जो वीडियो था वो कोविड-19 के समय जो इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रेटजीज रहना चाहिए, जो अलग अलग सेक्टर्स को आपको रडार पे रखना चाहिए, उसके बारे में था। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई थिंक ज़्यादा लोग ऑनलाइन नहीं थे तो ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। जाते जाते मैं सिर्फ फिर से एक बार बोलूँगा कि गाइस, हम लोग सब अभी भी ज़िंदा है। हम लोग को अब तक कोरोना हुआ नहीं है, उसका पीछे एक ही रीज़न है कि हम लोग घर पे है। तो आप समझ सकते हो कि घर पे रहना कितने फ़ायदेमंद है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए। तो घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, और जितना हो सके उतना कुछ प्रोडक्टिव काम कीजिए, ताकि जो कोविड से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, जो भी आजू बाजू में चल रहा है, उससे एक डिप्रेशन ना आ जाए, उससे एक निगेटिविटी ना आ जाए। कोशिश ये कीजिए कि आप पॉजिटिव रह के लोगों की हेल्प कर सके, जो आपकी फैमिलीज़ है उसको टाइम दे और कुछ अच्छा करें, ताकि ये जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 3.0, वो भी अच्छे तरह से बीत जाए। और जब तक ये कोरोना का जो कहर है वो ख़त्म नहीं होता, तब तक हम लोग इससे बचे रहें। हर वक्त जब भी पेंडेमिक आया है वो लंबे लंबे दौर तक चला है, 1.5 साल 2 साल वगैरह चला है। इसलिए ये कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि ये कब ख़त्म होगा। सिर्फ हम लोग ये दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द उस पर वैक्सीन आ जाए, जल्द से जल्द हमें इसे छुटकारा मिले, ताकि हम लोग जो हमारा पुराना लाइफ है वो हम लोग फिर से जी सके। पुराना लाइफ फिर से पुराना था वैसे नहीं रहेगा, इट विल बी कम्प्लीटली अ न्यू वे ऑफ लाइफ। लेकिन जो भी है, हम लोग घर से बाहर निकल के हमारा काम जल्द से जल्द शुरू करें, इसके लिए हमको अभी प्रे करना है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।